गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, मैंने जो पिछले क्लास में साइको एनालिसिस थेरेपी बताया था, उसके तीसरे स्टेप में मैंने बताया था प्रतिरोध की अवस्था, मतलब स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। पहला अवस्था था फ्री एसोसिएशन, दूसरी अवस्था थी ड्रीम एनालिसिस, और तीसरी अवस्था है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध की अवस्था। इस अवस्था में हमने कहा था कि मुक्त साहचर्य की अवस्था में कभी कभी क्या होता है, उस प्रक्रिया में कभी कभी व्यक्ति अपनी बातों को बोलते बोलते प्रतिरोध की अवस्था में चला जाता है, मतलब कि वो अचानक जानबूझ करके वो चुप हो जाता है, या फिर किसी बीमारी का बहाना बनाकर वो अन्य बातों को इधर उधर बताने लगता है, या जो मुख्य बातें होती है उसे वो छिपाने लगता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो चिकित्सा है वो प्रभावित होने लगता है। इस अवस्था में रोगी के साथ बहुत ही एक चैलेंजिंग वर्क हो जाता है। तो इसके लिए चिकित्सक क्या करते हैं कि उसके रोगी के साथ एक आत्मीयता बढ़ाकर उसे निसंकोच रूप से अपनी बातों को कहने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब वो प्रेरित हो जाता है तब प्रतिरोध के विषय में वो कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर के अपनी बातों को कहिए, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं होगा या कहीं किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जब उसे विश्वास हो जाता है तो फिर वो उस बातों को पूरा करता है। और चिकित्सक क्या करता है, प्रतिरोध के विषय का विश्लेषण करके उसके अचेतन मन में जो दमित इच्छा होती है उसको पता लगाने का प्रयास करता है ना। ये तीसरी अवस्था में होता है। अब हम देखते हैं कि चौथे अवस्था में किस तरह का होता है। चौथा अवस्था होता है स्थानांतरण की अवस्था, मतलब स्टेज ऑफ ट्रांसफ़र। कई बार क्या होता है कि वो बातें दूसरी तरफ जाकर के ट्रांसफ़र होने लगती है। तो स्थानांतरण रोगी के उपचार करने के उपाय हैं। इस अवस्था में रोगी और चिकित्सक के बीच एक प्रकार का संवेगात्मक संबंध विकसित हो जाता है, जिसमें रोगी अपने घृणा, क्रोध, कुंठा, भय के भाव, काम संबंधी प्रवृत्तियों आदि को चिकित्सक के समक्ष प्रकट करने लगता है। इस अवस्था में चिकित्सक अत्यंत ही सावधानीपूर्वक रोगी का साथ देते हुए निर्लिप्त भाव से, निर्लिप्त रहते हुए, मतलब इनएक्टिव रहते हुए इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि इससे चिकित्सक को रोगी के अचेतन द्वंद्वों को समझने में मदद मिलती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि रोगी क्या करते हैं कि अपने मन के भाव को बोलते बोलते वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, या इस अवस्था में रोगी चिकित्सक के बीच क्या करता है, मतलब वो अपने बात को ट्रांसफ़र करने लगता है। और इस अवस्था में चिकित्सक को बहुत ही संयम से काम लेना पड़ता है। रोगी और चिकित्सक के बीच में एक प्रकार का क्या होता है, एक संवेगात्मक संबंध होता है, और वो संबंध यदि धनात्मक होता है, विश्वासपूर्ण होता है, तब रोगी के साथ आप काम कर सकते हैं। और इस अवस्था में, इस ट्रांसफ़र की अवस्था में क्या होता है, रोगी अपने मन का जो घृणा होता है, घृणा भरे बात कहने लगता है। क्रोध, उसे बहुत बार क्रोध आता है, कई बार अपने कुंठित बातों को कहता है कि उसके मन में किस तरह का कुंठा उत्पन्न होता है उसको कहता है। कई बार डर की भाव होती है कि किस कारण से उसके मन में डर हुआ, और बहुत बार काम संबंधी प्रवृत्तियों की भी बात करने लगता है, मतलब सेक्सुअल बातें भी करने लगता है। तो उस स्थिति में चिकित्सक के समक्ष क्या होता है, ये जब बातें बोलने लगता है, जब इस तरह की बातें कहता है, तो चिकित्सक के सामने एक बहुत ही चैलेंजिंग, एक चुनौतीपूर्ण अवस्था आ जाता है। और चिकित्सक क्या करता है, एकदम निष्क्रिय होकर के बहुत ही सावधानीपूर्वक उस रोगी की बात सुनता है, और सुनने के साथ किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हुए वह इसको प्रोत्साहित भी करता है। रोगी को क्या करता है, प्रोत्साहित भी करता है कि वो अपने मन के हर एक बातों को कहे, क्योंकि इससे चिकित्सक को रोगी के अचेतन मन में जो द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व को समझने में काफ़ी मदद मिलता है ना। तो इस स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि रोगी जो है चिकित्सक के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन चिकित्सक को, जो ट्रेंड चिकित्सक होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है, उन्हें ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि ये रोगी चाहे जितना भी अटैक करे, कुछ भी करे, लेकिन आपको सावधानीपूर्वक रह करके उसकी चिकित्सा करनी है। ये बहुत ही बड़ा अहम दायित्व होता है चिकित्सकों के ऊपर
ना। तब उसके बाद जा कर के उसके अंतर्द्वंद के बारे में पता लगाया जा सकता है या उसको समझाने का प्रयास किया जा सकता है। अब इसका अंतिम अवस्था, पांचवा अवस्था होता है समापन की अवस्था, स्टेज ऑफ टर्मिनेशन। तो देखिए, मनोचिकित्सात्मक संबंध की अवधि में रोगी और चिकित्सक के बीच एक गहरा संबंध विकसित हो जाता है। इस संबंध का लाभ उठाते हुए विश्लेषक रोगी में अंतर्दृष्टि या सूझ विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे असामान्य लक्षणों को दूर किया जा सके। मनोचिकित्सात्मक संबंध में क्या होता है, इस अवधि में रोगी और चिकित्सक के बीच एक गहरा संबंध उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि ये बहुत बार मिलते हैं और धीरे धीरे मिलते मिलते एक दूसरे अपनी मन की बातों को कहते कहते चिकित्सक और रोगी के बीच एक गहरा संबंध होने लगता है। इस संबंध का लाभ उठाते हुए रोगी क्या करता है, रोगी की अंतर्दृष्टि को या उसमें सूझ विकसित करने का प्रयास करता है चिकित्सक, इसलिए जिससे कि उसके असामान्य लक्षण जो हैं वो दूर हो जाए, उसके अंदर जो भी असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं वो उसको दूर हो जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद चिकित्सा सत्र का समापन धीरे धीरे किया जाता है। चिकित्सा सत्र का क्या किया जाता है, समापन किया जाता है, धीरे धीरे उसका समापन किया जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद चिकित्सा सत्र का समापन धीरे धीरे किया जाता है, क्योंकि शीघ्रता करने पर रोगी में असामान्यता के लक्षण पुनः आने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति अपने मन की बातों को किसी दूसरे से शेयर करता है या उसके बीच में जब वो शेयर करने लगता है तो वो दोनों के बीच में एक संवेगात्मक लगाव बढ़ जाता है। संवेगात्मक लगाव चिकित्सक और रोगी दोनों के बीच होता है, लेकिन ये रोगी क्या होता है, रोगी अपने चिकित्सक के ऊपर डिपेंड हो जाता है। एक इस तरह से समझिए कि उनमें एक डिपेंडेंसी उत्पन्न हो जाती है किस पे, रोगी के ऊपर। तो इस समय चिकित्सक के ऊपर एक बहुत बड़ा भार होता है कि वो जब समापन की स्थिति हो तो वो तुरंत उसको न कहे कि आप कल से मत आइए, आपका चिकित्सा या आपका थेरेपी सेशन ख़त्म हो गया। इसीलिए उसको धीरे धीरे इस चिकित्सा को, इस थेरेपी को दूर किया जाता है। मतलब मान लीजिए यदि उसे हर एक अल्टरनेट डे पे बुलाया जाता है पहले रोगी को, उसके बाद वो 2 दिन पे बुलाता है, फिर धीरे धीरे उसको 1 सप्ताह, फिर धीरे धीरे 15 दिन 20 दिन करके, नहीं आप 20 दिन के बाद आइए, 15 दिन के बाद आइए, तब धीरे धीरे करते करते उससे दूरी बढ़ाई जाती है ना। यदि अचानक हम एक बार ही बोल दें कि ये चिकित्सा समाप्त हो गई और आप ठीक हो गए, आप कल से ना आएँ, आपका ये थेरेपी सेशन समाप्त हो गया है, तो रोगी में क्या होता है, फिर से एक इनसिक्योरिटी फीलिंग्स उत्पन्न होने लगता है और वो जो असामान्यता का लक्षण है पुनः उसमें आने की संभावना अधिक हो जाती है। इसीलिए चिकित्सक का ये कर्तव्य बनता है कि वो इस टर्मिनेशन के स्टेज को एकाएक न कह करके धीरे धीरे करे। इस बीच रोगी के व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण होता है और रोगी वातावरण के साथ अभियोजित करने लगता है। जब धीरे धीरे सेशन बढ़ने लगता है और दूरी बढ़ने लगता है तो क्या होता है, चिकित्सक और रोगी के बीच जब दूरी बढ़ने लगता है तो रोगी भी अपने आप में एक आत्मविश्वास लिए हुए धीरे धीरे समाज के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति, अपने जीवन के प्रति एक समायोजित होने लगता है और उसकी डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होने लगती है और उसको लगता है कि अब हमारा जीवन समायोजित हो गया, हम ऐसे रह सकते हैं। तब ये जो थेरेपी होता है इसका हम लोग सफल समायोजन समझते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि साइको एनालिटिक थेरेपी में असामान्य व्यक्तियों की चिकित्सा किस तरह से होती है। इसी बड़ा ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो चिकित्सा है काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। इसलिए इस चिकित्सा का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है, बहुत ही अधिक होता है, इसीलिए इसे बहुत ही सावधानी से करने की आवश्यकता होती है। आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में मैं आपको कुछ और बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।